अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। और आज से फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का रेगुलर सेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम हर चैप्टर वाइज चलते जाएंगे और उसके ही लेक्चर आपको मिलते जाएंगे, मतलब रैंडम नहीं मिलेंगे। जिस तरह ऑलरेडी मैंने पहले रैंडम वीडियोस बनाई हैं फर्स्ट ईयर के टॉपिक से रिलेटेड, तो वो नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 4 महीने या 4.5 महीने का ये सेशन होगा, जिसमें आपकी बुक को कोशिश करने की कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह सेकेंड ईयर के आपके जो दोस्त हों उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, लाइक करने के लिए कहिए और शेयर कीजिए। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं बना चुका हूँ 9th की मोल की वीडियोस, जो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। 100% वो टॉपिक अगर आपको समझ आता है तो तब आपको स्टिशियोमेट्री आसानी से समझ आएगी, नहीं तो यहाँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं यही आपको रेफर करूंगा कि पहले मेरी वो वीडियोस देखिए जो मोल से रिलेटेड है, जो 9th के टॉपिक्स हैं, और 9th के ही सारे टर्म्स यहाँ यूज होंगे। और मैक्सिमम बच्चों को 9th में उस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो उस वीडियोस को देखिए, उसमें आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं जो वहाँ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, कुछ यहाँ भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले उस वीडियोस पे देखिए, ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स वहीं समझ आएंगे। मैं यहाँ सिर्फ उनको फिर यूज़ कर रहा हूँ, उन टर्म्स के बारे में बताऊँगा नहीं। स्टिशियोमेट्री इस चैप्टर का नाम है, और स्टिशियोमेट्री 2 टर्म से निकला है हमारे पास। स्टिशियन जैसे यहाँ मैंने लिखा है, और मेट्री। तो स्टिशियन का मतलब है हमारे पास एलिमेंट, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। एलिमेंट्स की मेजरमेंट करना क्वांटिटेटिवली, ये क्या कहलाती है? स्टिशियोमेट्री कहलाती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं उस वीडियोस में डिफाइन कर चुका हूँ। तो और कितना मैस इसका प्रोड्यूस हुआ है, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो इन सारे टर्म्स को हम इस चैप्टर में स्टिशियोमेट्री में समझेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टिशियोमेट्री का मतलब यही है कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें उसके लिए रेसिपी बनानी पड़ती है, और वो रेसिपी क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होता है, जो जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। और उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेसिपी है वो ये है कि अगर मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट 1 मीथेन होना चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, तो तब मेरे पास 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इन्हीं इक्वेशंस की कैलकुलेशंस को हम डिफरेंट टर्म्स में पढ़ेंगे, और आगे आपको समझ आती जाएगी जब मैं उनको इक्वेशंस पे अप्लाई करता जाऊंगा। तो इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल मीथेन का 1 कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ये जो कैलकुलेशन है ये हम किस में पढ़ रहे होते हैं? स्टिशियोमेट्री में। ये मैंने मॉलिक्यूल के टर्म्स में पढ़ाया। इसी तरह एटम्स के टर्म में अगर हम देखना चाहें कि 1 कार्बन यहाँ है तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1 ही कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह अगर 4 हाइड्रोजन यहाँ है तो आपके पास कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4 ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इन कैलकुलेशंस को हम स्टिशियोमेट्री में पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और इन्हीं टर्म्स को यूज करके हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की डिफरेंट क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी में कितना बनता है। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्टिशियोमेट्री का टर्म किससे रिलेटेड है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टिशियोमेट्री से रिलेटेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, के यहाँ इन इक्वेशंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉलो होना जरूरी है। जो इक्वेशन जिनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे या जिन एलिमेंट्स की हम मेजरमेंट कर रहे हैं जिस इक्वेशन में, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉलो होना चाहिए। आपने एक टर्म पढ़ा था फिजिक्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बात हो रही है। वहाँ मोमेंटम कंजर्व रहता था, यहाँ मैस कंजर्व रहेगा। यानी रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट जितने थे आपके पास, जितना मैस रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। स्टिशियोमेट्री ये कहती है, ये सपोज करती है। रियलिटी में शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारे पास जो टर्म है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉलो होना चाहिए।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है हमारे पास, अगर आप देखें आपके पास मीथेन जो है वो 16 ग्राम है, क्योंकि 16 ग्राम इसलिए कार्बन का मास 12, 4 हाइड्रोजन है, तो आपके पास टोटल मास कितना हुआ मीथेन का 16 ग्राम। ऑक्सीजन आपके पास 2 एटम है, तो इसका मतलब उनका मास है 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास है 16 और 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32 ग्राम। अगर आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं समझ आ रही, उन वीडियोस जिसकी तरफ मैंने आपको रेफर किया है, उन वीडियोस में मैंने ये सारी कैलकुलेशन मैसेज की हुई है। तो अगर आप टोटल मास देखें रिएक्टेंट की तरफ, तो आपके पास मास बनता है 48 ग्राम। इसका पॉइंट ये कि आपके पास 48 ग्राम मास रिएक्टेंट की तरफ है, तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करवाना है तो आपके पास प्रोडक्ट की तरफ भी कितना मास होना चाहिए, 48 ग्राम ही होना चाहिए, और इतना ही होगा। अगर आप CO2 का मास पूरा कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम कैसे आएगा, कार्बन का मास 12, 2 ऑक्सीजन है 32, तो 12 प्लस 32 44 ग्राम, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो आप उसको ऐड करें तो आपके पास आता है 4 ग्राम, और टोटल आपके पास मास आता है 48 ग्राम। तो इसका मतलब आपके पास रिएक्टेंट की तरफ जितना मास था उतना ही आपके पास प्रोडक्ट की तरफ मास है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि रिएक्टेंट की तरफ जितना मास हम स्टार्टिंग में लेंगे उतना प्रोडक्ट की तरफ मास प्रोड्यूस होना चाहिए रिएक्शन के दौरान, स्टिशियोमेट्री के दौरान, कैलकुलेशंस के दौरान, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के दौरान उतना ही मास होना चाहिए। तो पहला टर्म स्टिशियोमेट्री से रिलेटेड आप याद रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरह इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स मैं आपको बताता हूं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए, आप अपने साथ कॉपीज में लिखते जाएं ताकि वो टर्म्स आपको बुक में भी ना मिल रहे हो। एमसीक्यूज बहुत सारे आ रहे होते हैं इससे रिलेटेड, तो वो बच्चे जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। एक तो मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा टर्म मैं यूज करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, भी इस केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता है। कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, जैसे अभी मैंने थोड़े देर पहले एग्जांपल में समझाया था, लेकिन वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम का लफ्ज नहीं यूज किया था, कि यहाँ कार्बन 1 है तो प्रोडक्ट की तरफ भी आपको 1 ही कार्बन मिलेगा। इसी तरह 4 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट भी आपको 4 ही हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम है कि जितने एटम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं आपको राइट हैंड साइड पे भी उतने एटम दिखेंगे। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा आपको। उसकी वजह ये कि अगर आप देखें एक मीथेन, अगर सपोज मैं इस रिएक्शन को इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ूं, मोल के टर्म्स में ना पढ़ूं, क्योंकि एक इक्वेशन आप 2 टर्म्स में पढ़ सकते हैं, मोल के सेंस में भी और आप इसको मॉलिक्यूल के सेंस में भी पढ़ सकते हैं। कैसे कि इस 1 का मतलब अगर भी आप सपोज कर लें कि ये मॉलिक्यूल है, कि एक मीथेन मॉलिक्यूल है, तो फिर आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको मोल के सेंस में पढ़ेंगे तो फिर आप एक मोल ऑफ मीथेन का मतलब 6.02 टू मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन है यहाँ। इस तरह 6.02 टू मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे कि वो 6.02 टू मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएं। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 टू मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कराएं, क्योंकि यहाँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर आपको मोल के सेंस में पढ़ना पड़ेगा तो अलग टर्म होगा, आपको मॉलिक्यूल के सेंस में पढ़ना पड़ेगा तो अलग टर्म होगा। तो मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होता है, वो मैंने एग्जांपल के साथ समझाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम भी फॉलो होता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ना मोल फॉलो होता है और ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉलो होता है। वजह यह कि अगर आप मोल के सेंस में इसको पढ़ना चाहें तो आपके पास 2 मोल्स रिएक्टेंट की तरफ है, लेकिन आपके पास मोल कितने हैं, 3 मोल्स प्रोडक्ट की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जितने मोल रिएक्टेंट की तरफ थे उतने मोल प्रोडक्ट की तरफ प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसी तरह मॉलिक्यूल के सेंस में भी वैसे ही पढ़ें कि 2 मॉलिक्यूल हैं तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी फॉलो नहीं हो रहा। तो कौन सी कंजर्वेशन हो रही है, मास की कंजर्वेशन हो रही है, एटम्स की कंजर्वेशन हो रही है, ना मोल की हो रही है, ना ही आपके पास मॉलिक्यूल की हो रही है, और इवन वॉल्यूम की भी यहाँ कंजर्वेशन नहीं होती। वॉल्यूम का फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड भी आपका मोल का फॉर्मूला होगा जो आपने 9th में नहीं पढ़ा, जब मैं वो लिखूंगा फिर मैं इक्वेशन लिख के मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ वॉल्यूम भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी नहीं फॉलो हो रहा, मतलब दोनों तरफ वॉल्यूम भी बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इन टर्म्स को हम समझते जाएंगे किसमें, आगे वाली एग्जांपल्स में, जो मैं आपके साथ एग्जांपल रिएक्शंस के लिखवाऊंगा आपको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमने डिस्कस किया। फिर इसी तरह अगला जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब जो रिएक्शन स्टिशियोमेट्री में हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे यूनिडायरेक्शनल होंगे, वो एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए स्टिशियोमेट्री नहीं पढ़ सकते। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए स्टिशियोमेट्री इससे नहीं पढ़ सकते, वो रिएक्शन जो बैकवर्ड भी आ रहा है उसी वक्त
इसका मतलब ये है कि वो हमारी कैलकुलेशन में क्या कर रहा होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा, उसकी कैलकुलेशन हमारी फॉलो जिस कैलकुलेशन को हमने, जिस प्रोडक्ट को हमने कैलकुलेट करना होगा वो हम आसानी से फॉलो नहीं कर सकेंगे। वहाँ हमारे लिए स्ट्रिक्ट उसको हम कहें कि हिंड्रेंस होगी, समझने में मुश्किलात आएंगी, हमारी जो एजम्पशंस होंगी वो फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए हमें उस रिएक्शंस को स्टिशियोमेट्री में पढ़ना है जो यूनिडायरेक्शनल हो और जो कंप्लीट हो, जिसमें 100% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका हो किसमें, प्रोडक्ट में। तो वहाँ हमारी जो सपोजिशन होंगी, स्टिशियोमेट्रिक के जो रूल्स होंगे वो आसानी से अप्लाई हो सकते हैं। और इसी कंप्लीट रिएक्शन के साथ मैं ये बात भी कहूँगा कि ये बाय प्रोडक्ट वाले रिएक्शंस को भी इतना आसानी से कवर नहीं कर रहा होता। जहाँ ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स का मतलब सपोज मुझे CO2 चाहिए था रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनने के लिए, और हाइड्रोजन भी साथ में बन रहा है, और कोई ठुपी भी बन रही है, कोई ताई भी बन रही है, ताई मतलब कोई और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे कैलकुलेशन में। वो बाय प्रोडक्ट है, वो हमें नहीं चाहिए थे। हमारा कंसर्न सिर्फ किसके साथ था, मेन प्रोडक्ट के साथ था। तो अगर एक प्रोडक्ट बनता है तो कैलकुलेशन आसान होती है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो कैलकुलेशन क्या कर रहा होता है, प्रॉब्लम कर रहा होता है। और दूसरा टर्म इसी कंप्लीट रिएक्शन के साथ ये भी कहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट नहीं बनते, बल्कि साथ में एक मेजर प्रोडक्ट होता है, साथ में बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट आइसोमर्स के तौर पे बन रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी ये इतना आसानी से अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनके माइनर्स प्रोडक्ट बनते जाएं तो वहाँ भी हमें स्टिशियोमेट्री अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैंने कौन से कहा, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए, रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए, और रिएक्शन को क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक के बहुत सारे जो जिसमें मेजर के साथ माइनर प्रोडक्ट बन रहे हो उन पे भी अप्लाई नहीं होता। तो किन पे अप्लाई होता है, उन रिएक्शंस पे जो कंप्लीट रिएक्शंस हो, रिवर्सिबल ना हो। अगला है कि ऑल रिएजेंट कंज्यूम, इससे रिलेटेड मैंने बात कर दी थी बीच में कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास वो 100% क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन में, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो। नो डिफिशिएंसी ऑफ रिएजेंट, ऐसा भी ना हो कि एक रिएक्टेंट सपोज हमने स्टार्टिंग में अगर आप इसका 1 मोल का मैस देखें तो 16 ग्राम आपको मीथेन चाहिए, और इसी तरह इसका 32 ग्राम चाहिए होता है उस वक्त 16 ग्राम को 100% यूटिलाइज करवाने के लिए। लेकिन अगर आपने सपोज इसका 32 ग्राम नहीं लिया हुआ और आपने सपोज इसका 34 ग्राम लिया हुआ है तो 2 ग्राम इसका बच जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच जाए, ना किसी का एक्सेस होना चाहिए और ना ही किसी की कमी होनी चाहिए। जैसे सपोज कमी में क्या एग्जांपल कर सकते हैं कि सपोज ये 30 ग्राम है, मैंने 30 ग्राम कंसिडर कर लिया कि हमने स्टार्टिंग में 30 ग्राम लिया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये 16 ग्राम नहीं यूज होगा, कुछ ना कुछ ये थोड़ा बहुत रह जाएगा, और इसकी डेफिशिएंसी हमें दिख रही होगी कि ये 32 ग्राम चाहिए था और हमने कितना लिया हुआ है, 30 ग्राम लिया हुआ है। तो स्टिशियोमेट्री कहती है कि किसी भी रिएक्टेंट की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी 16 ग्राम के लिए 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो 32 ग्राम ही रिएक्ट होकर 100% किसमें कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में हो जाए। तो नो डेफिशिएंसी ऑफ रिएजेंट, और इसी तरह नो एक्सेस ऑफ रिएजेंट कि 16 ग्राम पूरा यूज ना होता, 30 ग्राम के साथ कम यूज हो रहा होता, सपोज 14 ग्राम यूज हो रहा है, तो वो जो 2 ग्राम रह गए वो एक्सेस में नहीं रहना चाहिए था, वो भी यूज हो जाना चाहिए था, हमें यहाँ 32 ग्राम का यूज करना चाहिए था। तो ये जो टर्म्स हैं ये सिर्फ सपोजिशंस हैं, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। इंडस्ट्री में तो कोई भी अमाउंट डाल दी जाती है, या लैब में कोई भी अमाउंट उठा के रिएक्शन करवाया जाता है, उसमें फिर हम इस कैलकुलेशंस को नहीं देख रहे होते। लेकिन स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें एक आइडियल कंडीशंस लानी होती है, तो वो आइडियल कंडीशंस में हमें ये सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं कि हमें सारे रिएजेंट कंज्यूम होने चाहिए, इसी तरह नो डेफिशिएंसी ऑफ रिएजेंट, कोई डेफिशिएंसी में रिएजेंट नहीं होना चाहिए, इसी तरह एक्सेस ऑफ रिएजेंट नहीं होना चाहिए बल्कि 100% यूज होना चाहिए, इसी तरह नो डिस्ट्रक्शन नॉर क्रिएशन। डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ कार्बन है तो कार्बन की फॉर्म में ही आपको मिलना चाहिए, कार्बन किसी कार्बन की ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होनी चाहिए आगे फॉरवर्ड प्रोडक्ट में, और ना ही कार्बन की कम अमाउंट होनी चाहिए कि यहाँ 12 कार्बन सपोर्ट कर रहा है, यानी कंट्रीब्यूट कर रहा है 16 ग्राम में, तो आगे प्रोडक्ट में भी 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन अगर यहाँ 12 ग्राम कर रहा है और वहाँ कार्बन की जो परसेंटेज है वो कम हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन हो गई है कार्बन की। तो इसका मतलब कि मैस की फॉर्म में जितना मैस यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा हो। तो इस टर्म को आप इससे समझ सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से। लेकिन कभी कभी इसको एमसीक्यूज में यूज कर लिया जाता है कि स्टिशियोमेट्री
कौन से टर्म्स को फॉलो करती है, तो इसको एमसीक्यूज में लिखा जाता है नो डिस्ट्रक्शन नॉर क्रिएशन। कि कार्बन अगर एक यूज हो रहा है तो आगे एक ही कार्बन होगा, ऐसा नहीं होगा कि कार्बन से कार्बन हो ना, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक कार्बन यहाँ यूज हो रहा है और वहाँ 10 कार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ना डिस्ट्रक्शन हो ना क्रिएशन हो। तो इस टर्म को भी आपको समझना जरूरी है। जो दूसरा टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बुक्स में यूज होता है लेकिन एमसीक्यूज में आया हुआ होता है। तो उन बच्चों के लिए जो एमसीक्यूज ढूंढ रहे हैं इस वक्त टेस्ट वगैरह के लिए, उनके लिए कि नो ट्रांसम्यूटेशन ये उन रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होता जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने एक टर्म पढ़ा होगा फिजिक्स में, टेंथ में आखिरी चैप्टर में जो फिजिक्स का था, ट्रांसम्यूटेशन का लफ्ज यूज होता था, जिसमें एक एटम दूसरे एलिमेंट या दूसरे एटम में कन्वर्ट हो चुका होता था। जैसे यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी के थ्रू पोलोनियम या रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी एक रिएक्शन है लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो स्टिशियोमेट्री हम कौन से रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं? केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं, ना कि रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अप्लाई किया जाए जिसमें एक एटम अपनी आइडेंटिटी खो देता है। तो इस ट्रांसम्यूटेशन का टर्म इस डिस्ट्रक्शन के साथ रिलेट किया जा सकता है कि आप कार्बन एक यूज कर रहे हैं तो आपको कार्बन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कार्बन किसी हीलियम में कन्वर्ट हो गया हो। तो अपनी आइडेंटिटी यहाँ एटम्स लूज नहीं करेंगे, केमिकल रिएक्शन ही करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होती स्टिशियोमेट्री। अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम। तो ये सारे टर्म्स, ये जो 3 टर्म्स हैं, ये एक ही जैसे हैं, एक ही सेंस में यूज हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ यूज किए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं कि एटम की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी दोनों तरफ। जोन से भी एटम को आप रिएक्टेंट की तरफ कंसिडर करें और प्रोडक्ट की तरफ कंसिडर करें, आप देखेंगे तो एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, उसकी अमाउंट भी सेम रहेगी और उसका टर्म भी सेम रहेगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी रहेगी वहाँ। हाँ, वो शफल कर चुके होंगे, वो रीअरेंजमेंट कर चुके होंगे। जैसे कार्बन यहाँ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, अगले प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो वहाँ उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होंगे, उसने कोई और कंपाउंड बना लिया होगा। तो वो एलिमेंट अपनी रीअरेंजमेंट तो कर सकता है, लेकिन वो अपनी जो उसकी अमाउंट है या जो उसका टर्म है या जो सिंबल है वो लूज नहीं करेगा, या वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। अब भी वहां आपको कार्बन जरूर मिल रहा होगा। इसी तरह कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स स्टिशियोमेट्री में करते ही हम यही हैं, यहाँ हमें रिएक्टेंट की वैल्यू दी होती है मैस की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, यानी पार्टिकल्स की फॉर्म में, या वॉल्यूम्स की फॉर्म में, या मोल्स की फॉर्म में। तो ये 4 डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में हमें, यानी या उसने हमें मैस दिया होता है, या उसने हमें मोल दिए होते हैं, या उसने हमें क्या दिया होता है, पार्टिकल्स दिए होते हैं, या उसने हमें क्या दिया होता है, वॉल्यूम दिया होता है किसका, किसी भी रिएक्टेंट का। और वो हमें कहता है उन्हीं, यानी ये टर्म्स दिए होते हैं किसी एक रिएक्टेंट के, और वो हमें कहता है कि प्रोडक्ट का या मैस फाइंड कर लो या पार्टिकल फाइंड कर लो कि कितने प्रोडक्ट से पार्टिकल बने होंगे, या हमें कहता है कितने मोल्स बने होंगे, या हमें कहता है कितने वॉल्यूम बने होंगे। तो यही 4 डिफरेंट कैलकुलेशंस वो क्या कर रहा होता है, हमसे न्यूमेरिकल्स में मांग रहा होता है। तो ये 4 कैलकुलेशंस आपको याद हों, इसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन आपको इन टर्म्स का पता हो कि कभी आपको इसका मैस दिया होगा, आपको कहेगा कि ऑक्सीजन का मैस फाइंड करें कि उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, कि कितना ऑक्सीजन यहाँ यूटिलाइज होकर वो हमें इतना प्रोडक्ट दे दे, प्रोडक्ट की वैल्यू भी शायद उसने आपको बताई भी हो। तो कभी रिएक्टेंट ही को रिलेट करके आपको न्यूमेरिकल बना के दे देता है कि यार मैं इतने ग्राम सपोज आपको देता हूँ कि 58 ग्राम ऑफ मीथेन देता हूँ, तो कितना ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए कि वो इतना प्रोडक्ट दे दे। इसी तरह कभी कभी आपको ऑक्सीजन के मोल दिए होंगे और वो कहेगा कि कितने मोल ऑफ मीथेन चाहिए और कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर आपको वॉल्यूम के सेंस में कि इतने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे देता हूँ और आपको बताता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। तो ये डिफरेंट कैलकुलेशंस वो क्या कर रहा होता है, इस चैप्टर में डिस्कस करता है। इसी तरह जो अगला टर्म है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो चार्ज इक्वल का मतलब ये है कि आपके पास जितना रिएक्टेंट की तरफ चार्ज है उतना ही प्रोडक्ट की तरफ चार्ज हो। चार्जेस इम्बैलेंस ना हो, मतलब सपोज यहाँ नेगेटिव चार्ज है और वहाँ न्यूट्रल चार्ज है ओवरऑल, तो ये इम्बैलेंस है। इसका मतलब हमें ओवरऑल यहाँ भी चार्ज उतना रखना पड़ेगा जितना वहाँ रखना पड़ेगा प्रोडक्ट की तरफ। तो ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बराबर होने चाहिए, या ओवरऑल क्या होना चाहिए, रिएक्शन को न्यूट्रल होना चाहिए, या केमिकल इक्वेशन को क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इसी तरह एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट की यहाँ डिस्कशन होगी इस चैप्टर में, कि जो मैंने कहा था कि स्टिशियोमेट्री तो कहता है कि डिफिशिएंसी ऑफ रिएजेंट नहीं होना चाहिए, एक्सेस ऑफ रिएजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास क्या होते हैं, एक्सेस भी रिएजेंट मिलते हैं हमें, यानी कुछ रिएक्टेंट जो रिएजेंट हमने लिए होते हैं वो यूज़ नहीं हो रहे होते और रिएक्शन स्टॉप हो चुका होता है,
तो उसके कुछ अमाउंट रह जाती है, तो उसको हम कहते हैं वो रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। और जो 100% यूज़ हो चुका होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो चुका होता है, सपोज वो ऑक्सीजन है और इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया, इसकी अमाउंट कम थी, जितना इसने यूज़ होना था 100% यूज़ हो गया, लेकिन ये उतना यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा रखी गई थी इंडस्ट्री में, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीजन को लिमिटिंग एजेंट, और इस केस में हम मीथेन को हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो ये टर्म्स भी हम यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल में इस पर एग्जाम्पल आएगी। इसी तरह थ्योरेटिकल यील्ड, तो जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सपोज मैं 58 ग्राम ऑफ मीथेन लेता हूँ और इससे कितना प्रोडक्ट बनता है, सपोज कर लेते हैं उससे मेरे पास बनता है 68 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 58 से हमारे पास 68 ग्राम बनना चाहिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो जो हमने थ्योरेटिकली सपोज कंसिडर किया, मैथमेटिकली हमें मिला, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, या जो हम सपोज कर रहे थे या कंसिडर कर रहे थे कि ये बनना चाहिए, इतना बनेगा, वो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड होगा। तो वो हम केमिकल इक्वेशन से मोल रेशो या कोफिशिएंट कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू यूज़ करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर क्या चीज़ है वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। तो उनके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट बना है, लेकिन रियलिटी में उतना बनता नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इस केमिकल इक्वेशंस के थ्रू, बल्कि बनता कितना है उसको, वो जो जितना बनेगा रियलिटी में इंडस्ट्री में हमारे पास, उसको हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड। और हमेशा एक्चुअल यील्ड जो होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होता है, कम ही होता है। मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट को, ये टर्म भी आपको पता हो। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू, कि जैसे यहाँ एग्जांपल में कि 1 मोल मुझे 1 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है एक आइडियल कंडीशन है। लेकिन रियलिटी में 1 मोल ऑफ मीथेन आप यूज़ करेंगे तो कभी भी आपको 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। हो सकता है 0.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बने, 0.9 मोल बने, 0.95 बने, लेकिन 100% आपको उतना नहीं मिलेगा रिजल्ट प्रोडक्ट का। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड, और जो रियलिटी में बना 0.8 मोल, 0.5 मोल, 0.6 मोल, वो हमारा एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम क्यों होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर के लास्ट में। लेकिन अभी मैं बता दूं कि हमारी ख़राबियों की वजह से एक्सपेरिमेंटली जब हम एक काम कर रहे होते हैं, तो आप जैसे लेज़ी बच्चे कभी एक इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देते हैं, कभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देते हैं, कभी अमाउंट ही सही नहीं कंसिडर की होती कैलकुलेशन के दौरान, मेजरिंग बैलेंस के दौरान, और कभी उन्होंने वो ऑपरेटर्स को सही धोया नहीं होता, वहाँ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो वो सारी जो प्रॉब्लम है, एवापोरेशन अगर किसी प्रोसेस में चल रहा है वो भी आपने सही नहीं करवाया, कंडेंसेशन चल रहा है वो भी सही नहीं कराया, आपस में गप्पे लगाते रहे, और फिर बाद में प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो तुम लोगों ने दिया नहीं। तो थोड़ी बहुत इन गलतियों को हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। और अभी भी आप गलतियाँ कर रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे मेरे चैनल को, एटलीस्ट उनके साथ शेयर कीजिए, तो आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। लास्ट चीज़ जो है परसेंटेज यील्ड, जितने आप नंबर ले लेते हैं, इस साल तो आपने मुफ्त खोरों मैक्सिमम मुफ्ते में ही नंबर लिए, पुराने साल के नंबर मिला के, लेकिन जितने आप लोग नंबर ले लेते हैं वो डिवाइड बाय जब आप टोटल करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास क्या आता है, परसेंटेज आता है आपके नंबरों का। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल जो यील्ड होता है, जो परसेंटेज हमने निकालना होता है कि कितना परसेंटेज हमें प्रोडक्ट मिला है, तो वो एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आएगा, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के टर्म्स को मैंने यूज़ किया, समझाने की कोशिश की। आगे हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, और फॉर्मूलाज जो हमने यूज़ करने हैं यहाँ उनको डिस्कस करते हैं, और साथ में जो छोटे छोटे MCQs हैं वो भी हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे।